सुप्रभात बच्चों। कल मैंने पढ़ाया था कि पहलवान जो है वो काले खां जैसे माने हुए पहलवान को हराकर राज दरबार का जो है अजय पहलवान बन चुका था। उसके बाद वह अपने दोनों जो बेटे थे उनको भी पहलवानी की शिक्षा देता है और उसके दोनों बेटे भी जो हैं वो राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। लुट्टन ढोल बजा बजा कर उन्हें जो दंगल की शिक्षा देता, उन्हें कसरत करवाता, व्यायाम करवाता और कुश्ती के नियम वगैरह बताता और साथ ही साथ उन्हें सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता था। उसके बाद क्या होता है देखिए, आज हम पढ़ते हैं। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राजा को अपने हाथों में ले लिया कि लुट्टन पहलवान ने अपने दोनों बेटों को जो दंगल की शिक्षा दी थी और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी थी, अब जो है अचानक से राजा साहब की जो है मौत हो जाती है और राजा का बेटा राजकुमार जो विदेश में पढ़ने गया था वो वापस लौटकर आ जाता है और जो है राजकाज का जो काम है यानी राज्य कार्य जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। राजा साहब के समय जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार आते ही वह दूर हो गई, यानी राजा जो बूढ़ा हो चुका था, जो राज कार्य में जो थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ था, जो उसमें थोड़ी शिथिलता आ गई थी, थोड़ा सा जो धीमा चला हुआ था, राजकुमार के आते ही वह सब दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया कि राजा महल में जो है आते ही कई परिवर्तन होते हैं और उन सब की चपेट में आता है जो हमारा पहलवान है लुट्टन। यानी सबसे ज़्यादा जो आघात है वो पहलवान को लगता है कि दंगल का स्थान जो है घोड़े की रेस ने ले लिया। यानी दंगल के स्थान पर जो राजा साहब का बेटा है वो दंगल बंद करवा देता है और उसके स्थान पर वो जो हमारी पश्चिमी सभ्यता के खेल हैं, पश्चिमी सभ्यता की जो परंपरा है वो उनको ले आता है और दंगल का स्थान यानी कुश्ती की जगह, दंगल की जगह जो है वो घोड़े की रेस करवाता है। पहलवान तथा भावी पहलवान का दैनिक भोजन। वह सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल। पहलवान को साफ साफ जवाब मिल गया। राजा साहब राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको गिड़गिड़ाने तक का मौका नहीं दिया गया। यानी जब राजा साहब राजकुमार को पता चलता है, दोनों भावी पहलवान जो है यानी पहलवान के दोनों बेटों का खाने का खर्च सुनकर राजकुमार सख्ते में आ जाते हैं और वो कहते हैं ये तो बड़ा ही भयानक है। पहलवान को साफ साफ जवाब मिल जाता है कि अब यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उसी दिन जो है पहलवान ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांधी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों को और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहार मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों की वह ढोल बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो भी कुछ लाते उसी में गुजर बसर होती। यानी राजकुमार के निकालने के बाद लुट्टन पहलवान जो है अपने गांव में आ जाता है और गांव के एक किनारे पर उसकी एक झोपड़ी बना दी जाती है। वहीं पर रहकर वह अपने दोनों बेटे तथा गांव वालों के बच्चों को जो है दंगल के दांव पेच सिखाता था। लेकिन गांव के किसान और खेतीहार मजदूर के बच्चे कुश्ती कैसे सीखते, क्योंकि उनका जो पहलवान का जो खाना पीना होता है वो उनके जो माँ बाप है वो वहन नहीं कर सकते थे। इसीलिए पहलवान का जो स्कूल था, पहलवान का जो अखाड़ा था वो खाली होने लगा और अंत में वह अपने दोनों पुत्रों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता था और उसके बच्चे जो दिन भर मजदूरी करके लाते उसी से परिवार का गुजर बसर होता था। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि फिर अन्न की कमी मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया कि एक दिन अचानक गांव पर यह वज्रपात हुआ, यानी प्रकृति की मार हुई कि पहले अनावृष्टि यानी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया और अन्न की कमी हो गई गांव में और मलेरिया और हैजे ने भी मिलकर गांव को भूनना, यानी साथ ही साथ जो है वर्षा की कमी हुई, यानी वर्षा का अभाव हुआ, अकाल पड़ गया, गांव में अन्न की कमी हुई और उसके साथ साथ मलेरिया और हैजे
जैसी बीमारियों ने भी गांव में पैर पसारना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूदते कराहते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसी और आत्मियों को डांडस बंधाते थे। यानी मलेरिया और हैजे के कारण गांव जो है वो सूना हो गया था। यानी हर रोज़ कई मौत होती थी। घर के घर खाली हो रहे थे। कई लाशें उठती थी। दिन में तो कुछ शोर शराबा होता था। यानी जिसके घर मौत हो जाती थी उसके घर रोना पीटना चलता था। यानी हृदय विदारक, हृदय को दुख देने वाला रुदन जो होता है। लेकिन फिर भी लोगों के हृदय में कुछ प्रभा यानी आशा की किरण अभी भी बची हुई थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही सूर्योदय लोग खांसते हुए अपने घरों से निकलते और अपने पड़ोसियों तथा अपने जिन्हें वो मानते थे अपने पड़ोसियों तथा जो उनके अपने थे परिवार वाले लोग थे उनका वो हालचाल पूछते और एक दूसरे को वो धैर्य बंधाते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, अब तुम्हारा ही नहीं था वह जो उसको तो देखो। इस प्रकार की बातें कहकर वह एक दूसरे को डांडस बंधाते थे, धैर्य बंधाते थे। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में। यानी लोगों का इतना बुरा हाल था कि घर में कफन तक नहीं था, इसीलिए वो उन्हें नदी में बहा आते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने को भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। कि देखे लेखक ने जो मलेरिया है, जो हैजा है, उसका आतंक दिखाया है कि किस प्रकार सूर्यास्त होते ही सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते और सब जो है बीमार थे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि कोई दवा दारू करने वाला नहीं था, उनके पास कोई साधन नहीं थे इस चीज़ से बचने के लिए। और अन्न की भी कमी हो गई थी, खाने पीने को भी नहीं था। तो लोगों में इतनी कमजोरी आ गई थी, उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि अंतिम बार मरते हुए वो बेटा कहकर पुकार सके। तो ये था हमारा आज का पाठ। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।